जय भारत डियर अद्वैतियंस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर का जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। जो बचे हुए न्यूमेरिकल है अब हम उन्हें देखेंगे। बुक में देखिए एग्जांपल 1.1 क्या है स्टेटमेंट। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered to have a positively charged point nucleus of charge। बच्चों अगर न्यूक्लियस है तो चार्ज प्लस ही होगा है ना, प्लस जेड। जेड बच्चों क्या होता है आपको मालूम है ना, एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या देखिए, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर। बच्चों ये चीज हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। एक एटम आपको दिखाया हुआ है ना, ये ब्लू कलर का बच्चों आपको स्फीयर जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये एटम है। सेंटर पे बच्चों ये न्यूक्लियस है ना, ये सेंटर पे न्यूक्लियस, ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एटम का अगर हम रेडियस देखेंगे तो ये सेंटर से देखिए एटम का रेडियस जो है वो कैपिटल आर, ठीक है। इतना हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। बच्चों ये चीज हमें मालूम है, एटम अगर हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस आर देखेंगे तो दो जगह पे दिखाया हुआ है। एक तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पी जो एटम के बाहर है, इसके लिए बच्चों देखिए ये डिस्टेंस आर आपको फिगर में दिखाया हुआ है। और दूसरा बच्चों देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस भी आपको आर दिखाया हुआ है, यहाँ कहीं पे है ना, यहाँ कहीं पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, पी डैश या जो भी हो। तो इन शॉर्ट आपको क्या बोला गया मालूम है, इस एटम के बाहर अगर कोई एक पॉइंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा कोई एक पॉइंट मान लेते हैं क्यों, अगर एटम के अंदर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है ना, दो जगह पे, ठीक है। तो बच्चों पहला केस हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। पहला केस हम ले लेते हैं एट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बच्चों देखिए समझिए हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं। आर बच्चों देखिए ये आर हो गया, कैपिटल आर क्या है, एटम का रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक पॉइंट जो है वो एटम के बाहर है। तो इस केस में बच्चों देखिए ये पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे है ना, गॉसियन सरफेस बना देंगे जो इस पॉइंट पी में से पास हो रहा है। इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से बना सकते हैं जिससे कि बच्चों वहां पे गॉसेस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकें। तो बच्चों इस सरफेस के लिए, अगर इस सरफेस के लिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जो इस सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया डी है, एरिया वेक्टर डी ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा है ना, एरिया वेक्टर डी ए इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये क्लोज्ड सरफेस है तो गॉसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे E डॉट डी ए है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डी ए cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों देखिए चार्ज एनक्लोज्ड। बच्चों इस सरफेस के लिए देखिए, इस सरफेस के लिए जो हमने डॉटेड लाइन से बनाई, इस सरफेस के अंदर अगर हम नेट चार्ज देखेंगे तो बच्चों वो जीरो ही हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, एटम बच्चों एटम एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बच्चों न्यूक्लियस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर कुछ बाकी नेगेटिव चार्ज है, दोनों का बच्चों वहां पे मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो एटम बच्चों वहां पे न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, तो बच्चों चार्ज एनक्लोज यहाँ पे जीरो हो जाएगा है ना। तो बच्चों ये जो टर्म है, ये वाली टर्म यहाँ पे जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर तो बच्चों ये जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एरिया होगा सरफेस के लिए। और ये बच्चों cos थीटा भी यहाँ पे जीरो पॉसिबल नहीं है ना, एंगल जो बनेंगे वो एक्यूट ही बनेंगे, तो cos थीटा भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पे E जो है वो ही जीरो होगा। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट P पे जो एटम से बाहर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बच्चों सीधी सी चीज है, एटम अगर हम ले रहे हैं तो एटम के पास नेट चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज जीरो है। तो एटम से बाहर बच्चों वहां पे उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं है ना। अगर कुछ चार्ज है नेट तो उसके आसपास वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
चार्जिंग है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? तो एटम के बाहर अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं ना, एटम के बाहर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने एटम ही दिखाया हुआ है ना, सेंटर में जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का वो न्यूक्लियस है। बच्चों साइज यहाँ पे छोटा सा दिखा दिया क्योंकि ये चीज आपको मालूम है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बच्चों एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना, इसलिए बच्चों न्यूक्लियस यहाँ पे मैंने छोटा सा दिखा दिया। अब बच्चों इस एटम के लिए रेडियस कितना है ना, रेडियस बच्चों आर है, रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से कुछ नेगेटिव चार्ज होगा है ना, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या दिया हुआ है फिगर में, देखिए बच्चों यहां से कोई आर जितने डिस्टेंस पे है ना, तो यहां से बच्चों मान लेते हैं इस न्यूक्लियस से आर जितने डिस्टेंस पे ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई एक क्यू है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा है ना, तो यहाँ पे केस 2 डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर है ना। आप समझ सकते हैं बच्चों एटम का जो रेडियस है उससे कम डिस्टेंस पे, मतलब एटम के अंदर। तो बच्चों देखिए ये चीज हमें मालूम है, अगर एटम के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, Q पॉजिटिव लिखे। बच्चों पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, +Z। अब बच्चों अगर एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम के पास नेगेटिव चार्ज कितना होगा बच्चों, इतना ही होना चाहिए, तो ये -Z। तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज +Z, नेगेटिव चार्ज कितना होगा। अब बच्चों देखिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं, लेट रो इज इक्वल टू नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें क्या दिखाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वो हम यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को है ना। हमने क्या माना है, रो, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो एटम है इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं है ना, जो नेगेटिव पोर्शन है उसके अंदर, तो वहां पे बच्चों चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना होगा, रो जितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर यहाँ पे इस स्फीयर में पर यूनिट वॉल्यूम नेगेटिव चार्ज रो है, तो बच्चों इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर है ना, पूरा का पूरा जो एटम है उसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। जो सिंपल यूनिटरी मेथड, हम ले लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं। अगर यूनिट वॉल्यूम है तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है, रो जितना। तो अगर वॉल्यूम बच्चों देखिए ये एटम जो है इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका रेडियस r है तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पूरे के पूरे एटम के अंदर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस के पास थोड़ा न्यूक्लियस का जो साइज है वो बच्चों पूरे के पूरे एटम के साइज में वहां पे नेग्लिजिबल है, इसलिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा जो एटम है इसके अंदर है, तो एटम का रेडियस r है, तो बच्चों इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r3, एटम का वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम के अंदर बच्चों जो चार्ज है, कौन सा चार्ज हम देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये Q नेगेटिव, इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई r3 ना, ये हो जाएगा रो 4/3 पाई r3। तो ये बच्चों नेगेटिव चार्ज इतना है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इतना है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इतना। तो बच्चों एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें फॉर एटम अगर हम Q नेट लिखेंगे ना, Q नेट, तो क्या ये Q नेट जो है उसके अंदर 0 होना चाहिए। Q नेट 0 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का सम 0 होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कितना है देखिए +Z, नेगेटिव चार्ज कितना है, रो 4/3 पाई r3, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां से बच्चों रो का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए यहां से रो का जो वैल्यू निकलेगा ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू, ये इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3ZE डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 पाई r3। बच्चों देखिए
हमें माइनस साइन मिल गया अब यहाँ पे, है ना, रो। बच्चों देखिए नेगेटिव चार्ज, जैसे नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे रो इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो -5 कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब, वहां पे -5 कूलम्ब जितना चार्ज है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज एक्सप्रेशन में सारी चीजें अप्लाई करी तो ये हमें नेगेटिव साइन के साथ मिल गया, है ना। तो ये बच्चों हमें क्या मिला, नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो स्फीयर के अंदर, ठीक है। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमें कहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, क्या इस पॉइंट Q पे। मान लेते हैं ये पॉइंट Q जो है वो सेंटर से R जितने डिस्टेंस पे, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, R जितने डिस्टेंस पे है। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसका आगे जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट Q में से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। गॉसेस, तो बच्चों गॉसेस लॉ अगर हमें अप्लाई करना है तो गॉसेस जो गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना देता हूँ, है ना, ये गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, ये हमने इस तरीके से गॉसियन सरफेस बना दिया। बच्चों सॉलिड लाइन इसीलिए दिखाया है क्योंकि अंदर ऑलरेडी डॉटेड लाइन, डैश लाइन मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाई हुई है। तो ये बच्चों गॉसियन सरफेस है। अगर इस सरफेस के लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहें, है ना, इसको बच्चों नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। तो उस सरफेस के लिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। तो बच्चों E डॉट dA मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है ना, ये जो पॉइंट Q है, यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट जो है वो dA है, एरिया एलिमेंट जो है वो dA है। तो एरिया एलिमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में होगा। और बच्चों देखिए अब यहाँ पे सेंटर में चार्ज कितना है, +ZD, ठीक है, +ZD। अब बच्चों हम इसके अंदर देखेंगे, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई बच्चों, इस सरफेस के अंदर देखेंगे तो चार्ज कुछ ना कुछ नेगेटिव है, बट बच्चों ये ZD के जितना नहीं होगा। तो अब बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर, बच्चों ये जो गॉसियन सरफेस ली है, इस सरफेस के अंदर Q एनक्लोज जो है नेट चार्ज, वो अब बच्चों 0 नहीं होगा, +ZD चार्ज है, अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज भी है। तो बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट Q पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा। और वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ इस पॉइंट Q पे, वो बच्चों हमें इसी डायरेक्शन में मिलता है ना, इसी डायरेक्शन में हमें मिलता है, जिस डायरेक्शन में DA है उसी डायरेक्शन में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चों E डॉट DA दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। बच्चों ये E का डायरेक्शन जो है वो इसका जो जियोमेट्री है ना, और जो सिमेट्री बन रही है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलता है ना। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा इज इक्वल टू, अब बच्चों Q एनक्लोज्ड, ये Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब बच्चों देखिए इसको हम LHS बोल देते हैं, है ना, इसको हम LHS बोल देते हैं और ये हो गया हमारे लिए RHS। तो सबसे पहले अगर LHS लेते हैं तो ये LHS क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। बच्चों cos थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 0 होगा, है ना, इसको 0 ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये cos 0 का वैल्यू 1 हो जाए। और बच्चों देखिए दूसरी एक छोटी सी चीज, यहाँ पे अगर इस सरफेस पे, है ना, जैसे ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई, तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पे भी लेंगे तो इस सरफेस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चों कांस्टेंट होगा, है ना। बच्चों फिगर में आप देखेंगे बच्चों ड्यू टू सिमेट्री, है ना, ये +ZD चार्ज न्यूक्लियस पे है, सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, अगर इस गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड बच्चों हमें सेम मिलेगा। डायरेक्शन कुछ अलग हो सकता है बट मैग्नीट्यूड बच्चों हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इस सरफेस पे ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये E क्लोज इंटीग्रेशन dA cos 0 का वैल्यू 1। अब बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन dA कौन से सरफेस के लिए बच्चों हमने गॉसियन थ्योरम अप्लाई किया, क्या ये वाली सरफेस के लिए छोटा सा एरिया एलिमेंट DA था, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सरफेस का एरिया, बच्चों इस सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा, है ना। तो बच्चों ये कोई एक सरफेस है,
तो सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो बच्चों स्मॉल r रेडियस का जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। तो ये बच्चों हमें LHS पार्ट में LHS। अब बच्चों हम RHS पार्ट देख लेते हैं, है ना। RHS ये LHS है, जैसे हम RHS देखें RHS, तो RHS में देखिए क्या है, Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे Q enclosed कितना होगा, ये जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे बनाई तो इसके लिए Q enclosed कितना होगा, देखिए बच्चों इस सरफेस के अंदर क्या प्लस ZE तो है ही, न्यूक्लियस तो बच्चों इसके अंदर आ ही गया, तो सबसे पहली चीज प्लस ZE तो है ही, ठीक है। दूसरा बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों देखिए इस सरफेस के अंदर, है ना, इस सरफेस के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बच्चों, ये हमने माना हुआ है भाई, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम नेगेटिव चार्ज कितना है, रो जितना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने सरफेस बनाई है ना, सरफेस अगर इसको 3D में देखें तो इसका जो वॉल्यूम बन रहा है ना, जो स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो ये हो जाएगा रो, रेडियस r है, इस रेडियस r का जो स्फीयर बन रहा है इसके अंदर बच्चों टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 πr³ पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों चार्ज जो है वो रो है। तो ये बच्चों हमने गॉसियन सरफेस बनाई, वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है, इतना, तो उसके अंदर बच्चों ये हो जाएगा रो इंटू, ठीक है ये टर्म। अब बच्चों देखिए रो के बराबर हमारे पास एक्सप्रेशन है, देखिए यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या है, -3ZE डिवाइडेड बाय 4πr³। तो यहाँ पे ये ZE प्लस, ठीक है, 4/3 πr³। अब रो के बराबर बच्चों हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना है -3ZE डिवाइडेड बाय 4πr³ है ना, कैपिटल R है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कौन कौन से वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये पाई और यहाँ पे ये पाई कैंसिल, ये 3 और यहाँ पे ये 3 कैंसिल, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, ये क्या बच रहा है, ये ZE, और बच्चों ये वैल्यू देखिए यहाँ पे साइन माइनस है तो ये माइनस, ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे ZE है तो ये -ZE, और ये r³ भी बच गया तो ये r³ डिवाइडेड बाय बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैपिटल R³। दोनों में बच्चों देखिए ZE भी कॉमन निकलेगा, है ना, ZE, तो ये यहाँ पे ZE 1 माइनस r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। तो ये बच्चों हमें मिला Q enclosed, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, Q enclosed, कौन से सरफेस के लिए बच्चों, ये वाली सरफेस, है ना, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है वो इतना होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए RHS में Q enclosed का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो RHS इज इक्वल टू Q enclosed के बराबर देखिए क्या मिल गया हमें, ZE 1 माइनस r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। और बच्चों देखिए डिनोमिनेटर में तो एप्सिलॉन है ही, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बच्चों हमें क्या है, RHS मिल गया। अब बच्चों देखिए LHS और RHS, ये बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों को अगर इक्वेट करें तो LHS पार्ट ये है, तो ये E इंटू 4πr² इज इक्वल टू ZE डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ये RHS तो ये 1 माइनस r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। बस बच्चों आपको क्या करना है, इस 4πr² को इस साइड ले जाएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस 4πr² को इस साइड ले जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया बच्चों सेकंड केस। कौन सा केस, एटम के अंदर, है ना, एटम के अंदर कोई एक पॉइंट है जो उसके सेंटर से r जितने डिस्टेंस पे है, तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसका एक्सप्रेशन बच्चों इस 4πr² को अगर हम यहाँ पे लिख दें ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट, ये 4πr², है ना, ये 4πr² इज इक्वल टू, तो ये एक्सप्रेशन बच्चों कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल 1.15 क्या है स्टेटमेंट,
कंसिडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap न्यूटन पर कूलम। बच्चों देखिए x एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 3 into 10 raised to 3 न्यूटन पर कूलम है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड whose plane is parallel to the visor plane। बच्चों देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे ये तीनों एक्सिस बच्चों हम दिखा रहे हैं। ये मान लेते हैं प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये प्लस वाई एक्सिस और यहाँ पे ये प्लस जेड एक्सिस। अब बच्चों ये जो हमें स्क्वायर बोला गया है ना, स्क्वायर ऐसे लेमिना मान लीजिए कोई, तो ये बच्चों किस तरीके से है, पैरेलल टू वाइजर प्लेन। तो मतलब बच्चों ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगा है ना, ये जो वाइजर प्लेन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका प्लेन बन गया। ये स्क्वायर जो हमें दिया गया है, स्क्वायर शेप जिसका साइड जो है मान लेते हैं ये और ये ए हम बोल देते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, अभी के लिए हम उसको ए से डिनोट कर देते हैं। तो बच्चों इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों केस ए, पार्ट ए पहले सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, बच्चों हम क्या लिखते हैं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना है, 3 into 10 raised to 3 I कैप है ना, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे बच्चों देखिए इस सरफेस में से भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, वो भी ये E। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बच्चों कहीं पे भी हम कोई भी पॉइंट पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का बच्चों वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस है ही, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं E, और बच्चों यहाँ पे ये एरिया वेक्टर ले लेते हैं इस प्लेन के लिए। इस प्लेन के लिए बच्चों एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, क्या ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा, ये स्क्वायर जो है बच्चों वाई जेड प्लेन में है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ए जो है क्या वो भी बच्चों इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये ई डॉट हम ए लिख देते हैं, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। आप कहेंगे सर हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट क्यों नहीं लिया, हर बार हम छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डी ए, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इस प्लेन पे है ना, इस प्लेन पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे बच्चों पूरे के पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है ना, इसलिए। और एरिया भी बच्चों यहाँ पे इजीली हम निकाल सकते हैं इस प्लेन शीट के लिए, दोनों साइड दी गई, बस बच्चों यहाँ पे थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। ये ई, ये ए स्क्वायर बच्चों, ये कॉस थीटा, तो ये कॉस 0 जिसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू आप 10 सेंटीमीटर रख देंगे, मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में दिया है उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3 into 10 raised to 3, है ना, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू तो 1 ही होगा। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ आंसर निकल जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम। ठीक है, अब बच्चों पार्ट बी देख लेते हैं क्या बोला गया है। What is the flux through the same square? बच्चों यही same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x axis। बच्चों देखिए अब क्या किया जा रहा है, ये जो प्लेन है, जैसे बच्चों ये जो प्लेन है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे समझिए इस डायरेक्शन में हमने टिल्ट कर दिया, तो इसका नॉर्मल जो है वो x एक्सिस के साथ अब 60 डिग्री बना है। बच्चों अगर ये सिचुएशन ड्रॉ करूं मैं थोड़ा सा, तो देखिए अब जैसे प्लेन जो है, प्लेन का सिचुएशन कैसे हो जा रहा है, हमने प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो प्लेन कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। ये प्लेन जो है ऐसे, है ना, ये बच्चों प्लेन कुछ इस तरीके से बन गया, ये प्लेन कुछ इस तरीके से बन गया। अगर इसको हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको नॉर्मल 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस प्लेन को, तो बच्चों देखिए ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। बच्चों ये जो एक्स एक्सिस है क्या इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी होगा, है ना, तो ये ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 60, ना। बस आपको बच्चों दोनों वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज 1.15। इसके बाद देखिए 1.16 क्या है स्टेटमेंट, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। बच्चों देखिए
यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो बच्चों वही फिर से सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये y एक्सिस था, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से x एक्सिस, और यहाँ पे ये मान लेते हैं z एक्सिस। x एक्सिस को थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं, ये y, ये z, और ये यहाँ पे बच्चों x एक्सिस था। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वही सेम है x एक्सिस की डायरेक्शन में। अब हमें क्या बोला गया है, एक क्यूब दे दिया गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब दे दिया गया है जिसका जो हर एक साइड है उसका डायमेंशन 20 सेंटीमीटर है। इस तरीके से रखा गया है जिसकी वजह से उसका हर एक फेस जो है so that its faces are parallel to the coordinates plane। मतलब बच्चों आपको क्या कहा गया है, कोई एक क्यूब जो है उसको इस तरीके से रखा गया है यहाँ पे जिससे कि उसका हर एक फेस जो है वो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट प्लेन को वहां पे पैरेलल हो रहा है। बच्चों मतलब सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे है, ये क्यूब जो है वो इस तरीके से होगा यहाँ पे, ये क्यूब बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये क्यूब बन गया, ऐसे समझ लीजिए। अब बच्चों इस क्यूब में जितनी भी टोटल 6 फेसेस होंगे तो वो सारे की सारी फेस देखिए कोई ना कोई बच्चों कोऑर्डिनेट प्लेन को वहां पे पैरेलल है ना, कोई ना कोई है ना, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन बनेंगे तो तीनों में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट प्लेन को वहां पे पैरेलल होंगी ही होंगी। मतलब इस तरीके से क्यूब है। तो हमें क्या बोला गया है, इस क्यूब में से फ्लक्स कितना पास होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है ना, इस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। तो बच्चों देखिए टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर बच्चों हम इसको 6 फेसेस में डिवाइड कर दें, ये लेफ्ट वाला 1, राइट वाला यहाँ पे ये 2, ये आगे जो है ना, ये आगे जो है ये 3, पीछे वाला ये 4, ऊपर जो है ये 5 और नीचे जो है वो 6। तो बच्चों देखिए फ्लक्स थ्रू क्यूब इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लक्स थ्रू फेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू फेस 2, इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू फेस 3 फ्लक्स थ्रू फेस 4 फ्लक्स थ्रू फेस 5 प्लस फ्लक्स थ्रू फेस 6। अब बच्चों देखें, बच्चों इस तरीके का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों देखिए इस फेज 3 के लिए, बच्चों ये जो है फेज 3 है ना, फेज 3 के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। बच्चों फेज 3 के लिए एरिया वेक्टर नॉर्मली इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इस फेस में से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, है ना बच्चों। अगर हम ये cos थीटा लिख रहे हैं तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप हर एक फेस में से बच्चों 5 3 है ना, 5 3 5 4 5 5 और 5 6, बच्चों इन सब में से आप एक बार देखिए खुद से, है ना, इन सब में से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो 0 ही हो जाएगा। आप खुद से एक बार क्रॉस चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, हर एक फेस को नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल वेक्टर, इन सब केस में बच्चों 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू फेज 1, बच्चों ये फ्लक्स थ्रू फेज 1 और फेज 2। तो बच्चों देखिए फेज 1 के लिए एरिया वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ही है, पॉजिटिव एक्स में, तो एंगल कितना बन गया 180। यहाँ पे अगर मैं 5 1 लिखूं तो ये होगा E डॉट A, है ना, सरफेस 1 है, सरफेस 1 है तो इसके लिए एरिया वेक्टर E1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E मैग्नीट्यूड, बच्चों हर एक फेस के लिए एरिया जो है वो तो सेम ही रहेगा, एरिया वेक्टर को मैंने A1 से रिप्रेजेंट किया, अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो कोई कांस्टेंट मान लेते हैं A, और ये हो जाएगा cos, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 180, तो ये माइनस E है। इसी तरीके से अगर phi 2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा E, बच्चों इसके लिए इस फेस 2 के लिए मान लेते हैं एरिया वेक्टर A2 है, एरिया वेक्टर जो है वो A2 है, ठीक है, तो ये E डॉट A2। बच्चों देखिए हर एक फेस के लिए एरिया सेम है, तो A1 इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों A2 होगा ना, इज इक्वल टू हम A ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा E डॉट A cos 0। बच्चों cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 1, तो ये E। तो बच्चों देखिए यहाँ पे phi 1 और phi 2 दोनों का वैल्यू पुट करें, है ना, तो आपको ये फ्लक्स थ्रू क्यूब
बच्चों नेट जो फ्लक्स है वो 0 मिल जाएगा, है ना, ये प्लस ई और ये माइनस ई। आप बच्चों इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, यहां से फेज 1 से, ये जो फेज 1 है, यहां से जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बच्चों यहां से फेज 2 से बाहर निकल रहा है ना, फेज 2 से उतना ही फ्लक्स वहां पे बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया बच्चों एक्सरसाइज 1.16। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.23। बच्चों देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो ये बच्चों आप पे छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में 1.24। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना, तो उसे देख लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास कोई एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है ना, इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक शीट है ना, इनफाइनाइट तक बच्चों एक्सटेंड हो रही है ऐसा आपको मानना है। इस पे अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है और ये इनफाइनाइट तक अगर एक्सटेंड हो रहा है। तो बच्चों थियरी पार्ट में ये देख चुके हैं, यहाँ पे बच्चों अगर कोई एक पॉइंट P इससे r जितने डिस्टेंस पे है ना, r जितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है हमें, ये होता था बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये बच्चों एक्सप्रेशन हम डिराइव कर चुके हैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में। तो बच्चों देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, इस प्लेन से दूर जाती हुई डायरेक्शन में। अगर बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों इस प्लेन से दूर जाती हुई डायरेक्शन में, और इस प्लेन को बच्चों देखिए परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इतनी चीजें बच्चों हम देख चुके हैं वहां पर। बच्चों एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E का एक्सप्रेशन है इसमें कहीं पे भी बच्चों ये डिस्टेंस R हमें दिख रहा है क्या, नहीं है ना। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बच्चों सिग्मा भी कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों इस शीट पे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट बच्चों ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, यहाँ पे प्लेन से अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ Q, है ना, डिस्टेंस कुछ अलग है, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना ही होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो है शीट से डिस्टेंस R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है। तो पहली चीज ये, तो मतलब बच्चों यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे ये पॉइंट ले ले, हम ये पॉइंट ले ले, आगे यहाँ कहीं पे पॉइंट ले ले, कहीं पे भी ले ले बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना ही मैग्नीट्यूड का मिलेगा। पॉजिटिव है चार्ज शीट पे तो शीट से दूर जाता हुआ और उसको नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है बच्चों। सेम इसी तरीके से हम इस साइड अगर शीट की लेफ्ट साइड देखें तो बच्चों यहाँ पे भी अगर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, जैसे पॉइंट यहाँ पे लिया, तो बच्चों यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, शीट पे पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये नॉर्मल दूर, है ना, शीट से दूर जाती हुई डायरेक्शन। तो ये बच्चों पॉजिटिव अगर चार्ज है शीट पे तो उस केस में ये चीज है ना। अगर बच्चों शीट पे नेगेटिव चार्ज है, हम मान लेते हैं कोई एक शीट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई एक शीट ले रहे हैं जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रही है ना, बच्चों इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रही है। इस पे बच्चों कुछ नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा नेगेटिव है। तो यहाँ पे बच्चों अगर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं P, है ना, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, ये बच्चों टुवर्ड्स द ये जो शीट है उस डायरेक्शन में, है ना, टुवर्ड्स द शीट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये शीट को परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स द शीट होगा। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, भले ही बच्चों यहाँ पे माइनस साइन है, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों डिस्टेंस R पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चों इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी डिस्टेंस R नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरीके से बच्चों नेगेटिव चार्ज की इस तरफ कोई एक पॉइंट ले रहे हैं Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट और शीट को नॉर्मल, और यहाँ पे भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड, है ना, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। इतनी चीजें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। तो अब बच्चों देखिए एक बार स्टेटमेंट पढ़िए न्यूमेरिकल का क्या लिखा हुआ है। आपको इसी तरीके से बच्चों दो शीट दी गई है ना, यहाँ पे बच्चों इसी तरीके से
दो शीट दी गई है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है ना। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए आपको सेम दिया गया है ना, एक पे पॉजिटिव होगा बस, दूसरे पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट में हमें दो प्लेट बच्चों, टू लार्ज प्लेट की जगह बच्चों हमें यहाँ पे इसको इनफाइनाइट ही एज्यूम करना पड़ेगा, तभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टू लार्ज प्लेट मतलब इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रही है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर है। ऑन देयर इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइड्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, बच्चों ये इतना दिया हुआ है, मतलब बच्चों यहाँ पे ये आप एक शीट देख सकते हैं, इसको हम शीट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको शीट 2 बोल देते हैं। शीट 1 पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका चार्ज डेंसिटी इतना है, इसको हम प्लस सिग्मा बोल देते हैं। यहाँ पे बच्चों जो चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम मैग्नीट्यूड है बट नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस सिग्मा बोल देते हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, स्टेटमेंट में क्या पूछा है देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये प्लेट 1 है, प्लेट 1 से बच्चों इस साइड बाहर की साइड यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट हम ले रहे हैं P, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, दोनों प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा वो फाइंड करना है। अगर कोई एक पॉइंट बच्चों ये जो प्लेट 2 है ना, शीट 2 है, इसकी बाहर की साइड मतलब यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं हम Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और अगर कोई एक पॉइंट बच्चों इन दोनों प्लेट्स के बीच में ले रहे हैं, इसको अगर हम R बोल दे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट क्लियर हो गया, क्या करना क्या है हमें। तो बच्चों जैसे हमने अभी देखा, हर एक पॉइंट पे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तीनों पॉइंट पे दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हम दिखा देते हैं। जैसे बच्चों पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे प्लेट 1 की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शीट से दूर जाता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में और शीट को नॉर्मल, है ना, शीट को नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, है ना, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इस डायरेक्शन में होगा। अगर बच्चों यहाँ पे प्लेट 2 की वजह से देखें, प्लेट नहीं मतलब शीट है, ठीक है, शीट 2 की वजह से देखें तो बच्चों शीट 2 पे देखिए क्या नेगेटिव चार्ज है, बच्चों देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से होगा, है ना, टुवर्ड्स द शीट। अगर इसको हम पीछे एक्सटेंड करें, है ना, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, ठीक है, इसको हम पीछे एक्सटेंड करें, हमें पॉइंट P पे डायरेक्शन चाहिए ना, तो ये डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो जाएगा ना, शीट की तरफ है और शीट को नॉर्मल। तो ये हमने क्या दिखा दिया, ये हमने क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे बच्चों हमने दोनों डायरेक्शन दिखा दी। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट Q पे ले लेते हैं, पॉइंट Q को थोड़ा सा अंदर यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे। अब बच्चों पॉइंट Q पे प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, देखिए बच्चों प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा बाहर की डायरेक्शन में। अगर हम पॉइंट Q तक पहुंचेंगे तो पॉइंट Q तक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना, बाहर की तरफ, ये E1 है ना, ये E1 बच्चों इसको निकाल देते हैं, हमें सिर्फ पॉइंट Q पे ही चाहिए डायरेक्शन। तो पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। इसी तरीके से बच्चों शीट 2 की वजह से इस पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, बच्चों ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बच्चों टुवर्ड्स द शीट, तो ये बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, है ना, तो ये E2 जो है इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब बच्चों देखिए सेंटर पे पॉइंट R है ना, दोनों के बीच में, दोनों शीट के बीच में पॉइंट R है, तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, शीट है, तो यहाँ से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो यहाँ पे ये इस पे E1 का डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चों ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स द शीट, शीट की तरफ और नॉर्मल। तो बच्चों यहाँ पे इस केस में E1 और E2 है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। बस बच्चों हमने ये डायरेक्शन दिखा दिए, इसके बाद न्यूमेरिकल बच्चों यहाँ पे बहुत इजी। अगर बच्चों देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लिखे, है ना, E1 और E2 का बच्चों मैग्नीट्यूड लिखे, तो बच्चों देखिए डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों इस पे भी सिग्मा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे भी बच्चों देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये E जो है वो यहाँ पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। कहीं पे भी हम ले लें, है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो अब बच्चों देखिए हर एक जगह पे हमने जो डायरेक्शन दिखाया ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये क्या हो जाएगा, E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते तो हम उन दोनों को ऐड कर देते। एक बच्चों है ना, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। अब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 0 है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे भी क्या E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी बच्चों देखिए हम E1 माइनस E2 दोनों का डिफरेंस ही ले रहे हैं बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से, तो यहाँ पे भी फिर से 0, तो इस पॉइंट पे भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको सिग्मा दिया हुआ है, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, आप यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों आपको मालूम है कांस्टेंट, तो यहाँ से बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में 1.25 क्या है स्टेटमेंट, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन दी गई है, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई एक ऑयल का ड्रॉप है, यहाँ पे बच्चों ये ऑयल का एक ड्रॉप है, इस पे बच्चों एक्सेस अमाउंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये जो बच्चों ऑयल ड्रॉप है यहाँ पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, चार्ज बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और ये जो ऑयल ड्रॉप है वो बच्चों कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई एक बच्चों कांस्टेंट या फिर हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है हमने, बट वो बच्चों वहां पे स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम में है ना। तो बच्चों ये सिचुएशन कब पॉसिबल हो सकता है, देखिए जैसे ये ऑयल ड्रॉप है ना, ऑयल ड्रॉप का कुछ ना कुछ मास होगा, तो बच्चों उस मास की वजह से उसका वेट mg तो बच्चों नीचे ही लगेगा है ना, ग्रेविटी की वजह से बच्चों वेट लगता है, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो इस mg को बच्चों यहाँ पे कौन बैलेंस करना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों ये जो ऑयल ड्रॉप है इस पे बच्चों फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये फोर्स और ये mg दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी बच्चों वो जो ऑयल ड्रॉप है वहां पे स्टेशनरी रह पाएगा है ना, तभी वो बैलेंस कर पाएगा। तो बच्चों ये ऐसा सिचुएशन कब पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, सोचिए एक बार बच्चों। देखिए ये चीज हम देख चुके हैं, अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अगर फोर्स ऊपर है और ये नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। सिचुएशन बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए अब, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा वो देख लेते हैं। एक्सेस इलेक्ट्रॉन कितना है 12, तो बच्चों चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 12। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज रखा।
तो यहाँ से बच्चों आपको कुछ ना कुछ चार्ज मिल जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलम, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये चार्ज हमको मिल गया। अब हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे फोर्स F जो लग रहा है, ठीक है, फोर्स F जो लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट W के बराबर। अब F के बराबर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों ये चार्ज यहाँ पे Q है, ये चार्ज यहाँ पे Q है, तो बच्चों इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या QE, है ना बच्चों, F इज इक्वल टू क्या QE हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए, ये F इज इक्वल टू QE, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। अगर यहाँ पे मास को हम सब्जेक्ट बना दे तो मास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QE बाई g। ठीक है, अब बच्चों देखिए मास m के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू क्या, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v लिख सकते हैं, है ना बच्चों, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू v रो v। अब बच्चों वॉल्यूम, मास हमने किसका लिखा है, इस ऑयल ड्रॉप का, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका रेडियस कुछ r होगा, है ना, इसका रेडियस कुछ r है, तो यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करें तो ये रो, इसका वॉल्यूम कितना होगा इस ऑयल ड्रॉप के लिए, 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे एक स्फीयर ही है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू QE बाई g। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वैल्यू है ना, आपको फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। बच्चों यहाँ से आपको रेडियस मिल जाए, देखिए डेंसिटी दिया गया है स्टेटमेंट में, है ना 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसको SI में कन्वर्ट कर देना है आपको, है ना, 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, Q हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, Q हमने यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड E बच्चों देखिए दिया हुआ है, और G का भी वैल्यू आपको दिया गया है, तो सारी वैल्यू है, यहाँ से रेडियस R जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए एक्सरसाइज में 1.26। बच्चों देखिए आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं और फिगर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, आपको ये बताना है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाई हुई है वो करेक्ट है या नहीं। तो बच्चों ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक बार वहां पे पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो बच्चों ये यहाँ पे सारे फिगर के लिए, है ना, आप बता सकते हो कि भाई ये लाइंस जो है यहाँ पे करेक्ट है या नहीं। ठीक है।